हेलो लॉ स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो हमारा एक नया सेगमेंट चल रहा है लॉ बाय विधि ज्ञाता, इसमें हम लोग जो है जो भी लॉ के मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसको डील करने वाले हैं। इसी सीरीज में हम सबसे पहला हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ सीरीज चल रहा है जिसमें हम 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग प्रीवियस के 2 लेक्चर नहीं देखे वो सबसे पहले उसको देख ले, फिर इस वीडियो को देखें। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला लेक्चर होने वाला है वो पर्टिकुलरली सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे होने वाला है। सेक्शन 10 पे हम एक सेपरेट वीडियो इसलिए लाए हैं क्योंकि सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट और फाउंडेशन रखता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो इसीलिए हम लोगों ने सेक्शन 10 पे एक सेपरेट क्लास रखा है। तो शुरू करते हैं, बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, आज के क्लास की एजेंडा क्या होने वाली है। तो सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो भी है सेक्शन 10 का वो हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए, उसके लिए जो जो एसेंशियल एलिमेंट्स लगते हैं उसको पढ़ने वाले हैं, लाइक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कंपिटेंट ऑफ पार्टी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज, इंटेंशन, एंड लास्टली हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड समरी ऑफ द क्लास। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को आज का जो एजेंडा जो है, आज सेशन किस पे होने वाला है ये समझ में आ गया होगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ सीरीज चल रही है उसके बारे में भी पता चल पाए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 10, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। हमने पढ़ा था कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, all agreements are contract but all contracts are not। सेक्शन 10, तो व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ लिया था। अब हम आज इस क्लास में जानने वाले हैं कि सेक्शन 10 में क्या दिया हुआ है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, कौन से एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज ऑफ कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब जब कि फ्री कंसेंट से बना हो पार्टीज के, साथ ही साथ जो पार्टीज हो कंपीटेड टू कॉन्ट्रैक्ट हो। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पहले आप इस स्टैट्यूटरी प्रोविजन को समझ लीजिए। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विच अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, किसके लिए होना चाहिए, तो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड आर नॉट हियर बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया जाता है वॉइड, कि ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो तो ये वॉइड होगा। Nothing herein contained shall affect any law in force in India and not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in presence of witness or law relating to registration of document। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जो भी प्रोसेस, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या क्या होना चाहिए, तो राइटिंग में होना चाहिए, विटनेस होना चाहिए, ये सारा चीज आपको बता दिया है। तो ये जो है सेक्शन 10 जो है बेसिकली फाउंडेशन रखता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है उसके लिए कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं। ओके, तो आप नीचे जो आपको चार्ट दिख रहा होगा उस टेबल में आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 7 तक जो भी हमारा वैलिड आपको एसेंशियल एलिमेंट्स दिए हुआ है। तो सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बिटवीन द पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या होगा कि जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाता है, मतलब कि प्रोमिसर के द्वारा प्रोमिसी को ऑफर दे दिया जाता है और प्रोमिसी के द्वारा प्रोमिसर को एक्सेप्टेंस दे दी जाती है, तो यहाँ पे फ्री कंसेंट भी होना चाहिए। मतलब कि ऑफरर या फिर ऑफरी का कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। कंसेंट जो है अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, कंसेंट वायलेटेड नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो कंपीटेंट पार्टीज, तो जो भी पार्टीज हो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपीटेंट होने चाहिए। जो कंसिडरेशन होगा, कंसिडरेशन समथिंग फॉर समथिंग, वो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट मैटर पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो सब्जेक्ट होने वाला है, जो ऑब्जेक्ट होने वाला है, उस ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। और 6th नंबर पे है नॉट एक्सप्रेसली वॉइड। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट है जिसको वॉइड डिक्लेयर किया गया है। साथ ही साथ 7th जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट है वो लीगल फॉर्मेलिटीज है। तो ये सारा जो है हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो एसेंशियल एलिमेंट है उसका फाउंडेशन हम लोगों ने आज
रख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एसेंशियल 1 जो था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को। ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस को मैं शॉर्ट में बताने वाला हूं कि ऑफर क्या होता है। ऑफर इज जस्ट लाइक अ प्रपोजल। प्रपोजल जो होता है, एक पार्टी जो होता है वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है कोई भी सर्टेन टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर एग्रीमेंट करने के लिए, ठीक है। अब ऑफर क्या होना चाहिए, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी होना चाहिए, और ये जो है ना इंटेंशन, लीगल इंटेंशन होना चाहिए ऑफर बनाने के लिए। ओके, ऑफर जो होगा एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, और ऑफर जो है वो वर्ल्ड एट लार्ज को भी दिया जा सकता है, ठीक है। आप लोगों को जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा आप इलिस्ट्रेशन देख सकते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। ए सेज टू बी आई विल सेल माई हाउस फॉर 50 लाख, ए स्पेसिफिक ऑफर टू बी। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑफर मेड किया गया ए के द्वारा बी के लिए, तो ये हो गया ऑफर आपका। एक्सेप्टेंस अगर हम लोग समझे तो एक्सेप्टेंस में दिया हुआ कि एक्सेप्टेंस इज द एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एसेंट टू ऑल टर्म्स ऑफ ऑफर। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रपोजल जो है वो ऑफरर के द्वारा ऑफर रखा जाता है। ऑफर रखने के बाद एक्सेप्टेंस जो होगा वो ऑफरी के द्वारा एब्सोल्यूट होगा और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी उसका एसेंट देगा वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रखा गया होगा ऑफर में उसको लेके देगा। ऐसा नहीं है कि 5 टर्म्स एंड कंडीशन कुछ रखा गया था ऑफर में और जो एक्सेप्टेंस है उसमें 3 ही को लेकर एक्सेप्टेंस दिया गया, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट कैसे बनता है, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाता है वो एग्रीमेंट हो जाता है, और एग्रीमेंट के बाद जब अगर कोई एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सिएबल है कोर्ट ऑफ लॉ में तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये हमने पहले भी बताया था, और नीचे आप लोग इजीली देख सकते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिएबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, रूल्स फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिया है, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, अगर आप साइलेंस रहते हैं तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इसका लैंडमार्क केस है फेल्थ हाउस वर्सेस वेंडले, ये आप लोग केस लॉ जरूर पढ़िएगा। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ट्रेड। ऑफर जो होगा एक इन्विटेशन ऑफ ऑफर होता है और ऑफर अलग होता है, तो इसको भी आप लोगों को समझ लेना है। एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजल व्हेन पोस्टेड, ये सारा चीज हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है, तो ये आपको जो है ये टेंशन नहीं लेना है। इसका प्रॉपर नोट्स भी आपको, इसका जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल में जाएं, और जितने भी अब तक लेक्चर हो चुके हैं सबका नोट्स आप इजिली फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, एसेंशियल 2 फ्री कंसेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ओके, कंसेंट क्या होता है, कंसेंट क्या होता है पहले ये समझना है। कंसेंट मतलब एग्रीमेंट ऑफ टू माइंड ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कंसेंट का मतलब होता है कि हम दो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में है वो दोनों अपना कंसेंट दे रहे हैं एक ही चीज के लिए सेम समय पे है। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन 13 देखते हैं ताकि आपको कंसेंट जो है और क्लियर हो जाएगा। 2 और मोर पर्सन कंसेंट व्हेन दे एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है वो सेम चीज पे सेम सेंस में अगर वो एग्री होते हैं तो उसको कंसेंट बोलते हैं। एक लैटिन मैक्सिम दिया हुआ है कंसेंसस एड इडेम, इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। ओके, तो ये सेक्शन 13 जो है वो डील करता है कंसेंट पे। अब आता है सेक्शन 14 जो फ्री कंसेंट डील करता है। तो कंसेंट इज फ्री व्हेन नॉट कॉज्ड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो कब हम कंसेंट को फ्री कहेंगे, जब इन 5 चीजों से कॉज नहीं हुआ होगा। कौन सा, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इनको हम समझ लेते हैं। तो सेक्शन 13 समझ गया, 13 कंसेंट, आप सेक्शन भी याद करते रहना। सेक्शन 13 जो है वो आपका बात करता है कंसेंट का, सेक्शन 14 जो बात करता है वो फ्री कंसेंट का। और उसके बाद क्या होगा, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक अगर आपको याद होगा तो आपको सीक्वेंस है 22 तक आपको सेक्शन याद हो जाएगा। तो कोर्जन जो है वो क्या है, कोर्जन होता है, सेक्शन 15 डील करता है कोर्जन के बारे में, कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी और अनलॉफुल डिटेनिंग प्रॉपर्टी टू फोर्स एंट्री इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कोर्जन का मतलब डराना धमकाना, हिंदी में आप आमतौर भाषा में समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति को डरा धमका के आप किसी भी तरह से, जो भी डराने धमकाने का प्रोसेस कुछ भी हो सकता है जो कि आईपीसी के द्वारा फॉरबिडेड हो, या फिर अनलॉफुली आप बोल दिए कि मैं तुम्हारा प्रॉपर्टी रख लूंगा, आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में
एंटर कराने के लिए किसी भी व्यक्ति का। तो अगर कोर्जन के थ्रू कोई भी पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर की हुई है तो ये जो कंसेंट होगा वो फ्री कंसेंट नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी मतलब कि जिसका भी कंसेंट अफेक्टेड होगा, जिसका भी कंसेंट कॉज्ड होगा ड्यू टू कोर्जन, उसके ऑप्शन से उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर किया जा सकता है। सेकंड आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में क्या होता है कि एक पार्टी डोमिनेट पोजीशन पे होता है, डोमिनेट पोजीशन पे होता है और वो दूसरे अदर पार्टी के विल को डोमिनेट कर लेता है और उस पोजीशन का यूज करके वो अनफेयर एडवांटेजेस ले लेता है। ठीक है, क्या होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस? कॉमन, मैं बहुत इजीली समझा रहा हूं। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, दो पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट में। अब एक पार्टी एक ऐसे पोजीशन पे होता है जिसके पास एक डोमिनेट पोजीशन होता है जो कि दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट कर पाए और उसके थ्रू, अपने पोजीशन के थ्रू अनफेयर एडवांटेजेस ले जाए या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एग्रीमेंट में वो इंटर करा ले। ठीक है, ये भी जो होता है वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। जिसका भी कंसेंट जो है वो कॉज्ड हुआ होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस से, तो वो जो पार्टी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकता है। ओके, आगे आते हैं फ्रॉड समझते हैं। तो फ्रॉड क्या होता है? इंटेंशनल फॉल्स सजेशन ऑफ फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, अ प्रोमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट और एनी अदर एक्ट टू डिसीव। तो क्या होता है फ्रॉड? फ्रॉड का मतलब होता है कोई आपने फैक्ट के बारे में फॉल्स सजेशन दिया, कोई गलत जानकारी दिया, साथ ही साथ कोई फैक्ट को छुपा लिया, एक्टिव कंसील कर लिया, साथ ही साथ आप कोई ऐसा प्रॉमिस दे दिए जो आप परफॉर्म करना ही नहीं चाहते थे, आपका इंटेंशन था ही नहीं उस चीज को परफॉर्म करने का, या फिर कोई अदर एक्ट टू डिसीव। ये सारा जो हो जाता है वो फ्रॉड हो जाता है। मैं बहुत इजीली समझा इसलिए रहा हूं ताकि आपको स्टैट्यूटरी प्रोविजन, तो आपके पास बेयर एक्ट ऑलरेडी होगा तो आप बेयर एक्ट से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। इफेक्ट इसका भी क्या होगा? इसका भी वही होगा, ये वॉइडेबल है, साथ ही साथ ये स्यू कर सकता है डैमेजेस के लिए। अगर फ्रॉड होता है तो फ्रॉड के लिए डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई ऑब्जेक्ट पे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसमें क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में गलत जानकारी दे दिया जाता है, या फिर उसके बारे में कुछ फैक्ट हमें जानना चाहिए था, पार्टी को जानना चाहिए था, उसे बताता नहीं है अदर पार्टी, या फिर कुछ ऐसा प्रॉमिस कर देता है जो बोलता है कि मैं इन फ्यूचर, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कार की 2 चक्का जो थी ना वो खराब थी, तो हमने ये कह दिया कि आप कार खरीद लो, मैं 2 महीने बाद जो है वो उस कार का टायर जो है बदलवा दूंगा। अब वो हमारा इंटेंशन तो था नहीं उसको परफॉर्म करने का। अब क्या हो गया कि यहाँ फ्रॉड हो गया। अब फ्रॉड हो गया तो क्या होगा कि जो अदर पार्टी है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है और आगे चल के वो डैमेजेस जो भी उसको लॉस सफर हुआ है उसके कारण वो भी वो मांग सकता है, डिमांड कर सकता है। ओके, आगे आते हैं सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है एन इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, नो इंटेंट टू डिसीव। अब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में समझना है, फ्रॉड में क्या होता है? इंटेंशनल फॉल्स सजेशन ऑफ फैक्ट होता है, यहाँ पे इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट होती है, मतलब कोई इंटेंशन नहीं होता है झूठ बोलने का। ओके, causes consent but the representer honestly believed it to be true। क्या होता है? जो रिप्रेजेंटर होता है, मतलब एक पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जो मिस रिप्रेजेंट कर देता है, तो मिस रिप्रेजेंट मतलब हो जाता है एन इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट होता है ऑफ द मटेरियल फैक्ट। और यहाँ पे रिप्रेजेंटर जो होता है ना वो ऑनेस्टली, ये ईमानदारी से ये विश्वास करता है कि ये जो फैक्ट वो रख रहा है सामने वाली पार्टी के पास ये ट्रू है, ये भी वॉइडेबल हो जाता है। यहाँ पे आप कोई डैमेज क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन में कोई नेग्लिजेंस या कोई फॉल्ट जो है रिप्रेजेंटर की तरफ से नहीं है। आगे आते हैं मिस्टेक। बोथ पार्टीज बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 20 वॉइड। अगर दोनों पार्टी की तरफ से मिस्टेक है, बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वॉइड हो जाएगा। अगर यूनिलेटरल है, सेक्शन 22 यूनिलेटरल डील करता है तो यूजुअली वैलिड होता है। और मिस्टेक ऑफ लॉ जो होता है वो नॉट एक्सक्यूज्ड है, मतलब सेक्शन 20, 21, 22 ये तीनों जो है डील करता है मिस्टेक से। तो बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट डील करता है 20 से, यूनिलेटरल मिस्टेक डील करता है 22 से, और मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो सेक्शन 21 से है, जो कि एक्सक्यूजेबल नहीं होता है। ये हमने बीएनएस में भी पढ़ा होगा, जिनने बीएनएस को पढ़ा होगा। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होता है वो चल जाएगा, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। ओके, आगे हम लोग बढ़े। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, तो ये कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड। अब क्या है कि मैं आगे जो भी वीडियो लाऊंगा तो इसमें मैं 22 तक के सेक्शन को अवॉइड करूंगा, क्योंकि हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं, इनको समझ रहे हैं। तो जो भी सेक्शन 10 से लेके 22 तक है, इस आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद जो भी आएगा वो उसके आगे से आएगा और वो इतना डिटेल में नहीं रहेगा। ओके, तो सेक्शन 15 का डेफिनेशन दिया गया है।
ये आप समझ सकते हैं, थ्रेटिंग, कमिटिंग एन एक्ट फॉरबिडेन बाई आईपीसी, कोई ऐसा धमकी देना या एक्ट कमिट करना जो कि आईपीसी के द्वारा प्रोहिबिटेड है, अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि हो सकता है, या फिर आप उसको फोर्स कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का। इसमें क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, वही अभी पहले मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो जाएगा, एग्रीव्ड पार्टी के वो पे कोई जो है आपको डैमेजेस नहीं मिलेगा। आपको नीचे केसेस दिया हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, आपको बताया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक पार्टी जो होती है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे होती है, जो कि दूसरे पार्टी का विल को डोमिनेट कर पाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका समझ लीजिए कि क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है, डॉक्टर पेशेंट। अब कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इस पे साइन कर दीजिए, हम आपका ऑपरेशन करेंगे, तो वहां पे आप ना अपना इलाज कराने के चक्कर में आप डॉक्टर पे फिड्यूशियरी रिलेशन होती है तो आप साइन कर देते हैं, और वहां पे डॉक्टर जो होता है डोमिनेट पोजीशन पे होता है। सॉलिसिटर क्लाइंट, एडवोकेट और क्लाइंट रिलेशन, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, स्पिरिचुअल एडवाइजर एंड डिवोटी रिलेशन। इसमें ना केस लॉ बहुत अच्छे अच्छे केस लॉ हैं। वजीद खान वर्सेस राजा इवाज अली खान, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ केस लॉ मैं अलग से प्रोवाइड करूं आप लोगों को। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग केसेस हैं। ओके, एक स्पिरिचुअल एडवाइजर और डिवोटी का भी केस था, जिसमें क्या होता है कि स्पिरिचुअल एडवाइजर के एडवाइस पे जो है डिवोटी जो है अपना सारा प्रॉपर्टी स्पिरिचुअल एडवाइजर के नाम पे कर देता है। ओके, आगे आते हैं फ्रॉड के बारे में। तो वही एक्टिव सजेशन ऑफ फॉल्सहुड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, प्रॉमिस विदाउट इंटेंट टू परफॉर्म, जो भी ये सब फ्रॉड में आते हैं। साइलेंस एज फ्रॉड, जनरली साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड। साइलेंस, अगर आप कोई भी बात पे आप शांत रहते हैं, साइलेंस रहते हैं, तो वो फ्रॉड नहीं होता है। एक्सेप्शन, ड्यूटी टू स्पीक, जहां आपका ड्यूटी था, जहां आप बाध्य थे, आपको बोलना था, वहां पे आप जो है वो साइलेंस जो हो जाएगा वो फ्रॉड हो जाएगा। ये भी वॉइडेबल होता है। यहाँ पे हमने पहले भी बताया कि फ्रॉड में आप राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस आप कर सकते हैं। ओके, चलिए डेयरी वर्सेस पीक केस पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, इसमें क्या होता है, डेफिनेशन इनोसेंट फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट होता है। यहाँ पे बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है, फिर आपका यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स दोनों हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन में अगर आपको डिस्टिंक्शन समझना होगा तो क्या होता है ना कि यहाँ पे नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड होता है फ्रॉड में, प्लस इंटेंट टू डिसीव होता है, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इफेक्ट होगा वॉइडेबल हो जाता है, यहाँ पे राइट टू डैमेजेस क्लेम करने का वो नहीं हो रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पे भी वैलिड हो जाता है, जब यूनिलेटरल रहता है वॉइडेबल भी हो जाएगा, और यहाँ पे जब बाइलेटरल हो आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो ये वॉइड हो जाता है। तो ये आप डिटेल में पढ़ लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्लास लेक्चर ले रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे आते हैं, अब हमारा एसेंशियल एलिमेंट थर्ड है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, सेक्शन 11 एंड 12। मतलब कि हमने सेक्शन 10 डील कर लिया है, 11 12 कर लेंगे, 13 14 भी कर लिया, 15 16 17 18 20 21 22 ये हम लोगों ने डील कर लिया। ओके, तो एज ऑफ मेजोरिटी, पहले तो सेक्शन 11 पढ़ लेते हैं कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी। जितने भी व्यक्ति हैं जो कि मेजर हैं वो लोग जो हैं कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। साथ ही साथ साउंड माइंड के होने चाहिए, और हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट, किसी भी अन्य लॉ के द्वारा उनको जो है वो डिस्क्वालिफाइड ना किया गया हो। जैसे दिवालिया घोषित हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट घोषित हो जाते हैं, जैसे आप विजय माल्या के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्यों इंडिया में, क्योंकि वो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट घोषित है। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले एज ऑफ मेजोरिटी। इसमें कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में तीन चीज हम पढ़ेंगे। एक तो पहला हम एज ऑफ मेजोरिटी पढ़ेंगे, साउंड माइंड का होना चाहिए ये पढ़ेंगे, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ, ये तीनों हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 11 बात करता है मेजोरिटी एज का, और साथ ही साथ अब एक मन में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि मेजोरिटी एज जो है वो 18 ही क्यों होता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो आपको एक एक्ट है इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 जो है वो मेजोरिटी एज ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, जो कि 18 साल है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर जो होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है। एक लैंडमार्क केस है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये आप लोग जरूर पढ़ना, बहुत लैंडमार्क केस है आपका कंसेंट को लेकर, इसको लेकर। कैन नॉट बी रेटिफाइड और अटेंडिंग, अब ये नहीं है कि हम माइनर में कोई कॉन्ट्रैक्ट किए और मेजर हो गए तो रेटिफाई कर दिया कि नहीं नहीं हम, ऐसा नहीं हो सकता है। आप माइनर हैं तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो है, मेजर होने के बाद भी आप उसको रेटिफाई नहीं कर सकते।
माइनर कैन बी प्रॉमिस बेनिफिट फ्रॉम अ कंट्री बट नॉट अ प्रॉमिसर। ओके, तो एक और चीज कि माइनर जो है वो प्रॉमिसर नहीं बन सकता है, मतलब कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता है, प्रॉमिस ही हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर। ओके, हमने ये प्रॉमिस कर दिया कि बेटा तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे पढ़ाई के लिए जितने भी खर्च आएंगे वो मैं दूंगा। तो यहाँ क्या है, माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वहां कर सकता है। तो माइनर कैन बी अ प्रॉमिसी बट नॉट अ प्रॉमिसर। गार्जियन कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर फॉर नेसेसिटी, और नेसेसिटी हो, कोई आवश्यकता अति आवश्यकता हो तो गार्जियन भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए माइनर जो है वो लाइबल नहीं होगा। ठीक है, जो भी लाइबिलिटी अराइज होगी वो गार्जियन को लेकर हुई होगी। साउंड माइंड का होना चाहिए, तो अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड कैन बी अंडरस्टैंड। साउंड माइंड कैसा होना चाहिए कि जो ऐसे व्यक्ति जो अपने इंटरेस्ट को लेकर डिसीजन ले सके। ओकेजनल अनसाउंडनेस, ठीक है, वो जो होते हैं कुछ लोग ओकेजनली अनसाउंड हो जाते हैं, तो वो उस टाइम पे करेंगे जब वो सही हो। ओकेजनली अनसाउंड होते हैं, मान लो ऐसे व्यक्ति कोई जो 2-3 दिन बाद अनसाउंड हो जाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, तो उस इंटरवल में जब वो सही होते हैं तब वो कर सकते हैं। ड्रंकनेस कॉन्ट्रैक्ट बाई पर्सन सो ड्रंक ही कैनॉट अंडरस्टैंड वॉइड एट हिज ऑप्शन। नशे में जब वो इंटॉक्सिकेटेड हो तो वो नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इफ यूजुअली साउंड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड अनलेस प्रूवन अदरवाइज एट टाइम ऑफ कम। तो साउंड माइंड का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, प्रूडेंट पर्सन होना चाहिए, जो कि अपने इंटरेस्ट में रैशनल डिसीजन ले पाए। ओके, आगे नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ। एलियन एनिमी कैनॉट कॉन्टैक्ट विथ अ सिटीजन ड्यूरिंग वॉर। एलियन एनिमी, आप क्या है कि वॉर चल रही है, उसमें पाकिस्तान इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। साथ ही साथ फॉरेन सॉवरेन एंड डिप्लोमेट इम्यून फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी। तो क्या होता है ना कि फॉरेन जो भी सॉवरेन्स होते हैं जो या डिप्लोमेट्स होते हैं, वो इम्यूनिटी उनको मिली रहती है कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी को लेकर। ठीक है, इंसॉल्वेंट हमने आपको बताया विजय माल्या। कन्विक्ट कन्नक्ट इम्प्रिजनमेंट, अच्छा, कन्विक्टेड पर्सन जो होते हैं उनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द इम्प्रिजनमेंट ऑफ सेंटेंस। कॉर्पोरेशन बाउंड बाय देयर ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, मेमोरेंडम में होता है कि आप जो दिया रहता है उसमें भी आप नहीं कर सकते हैं। ये मैरिड वुमेन फुली कम्पिटेड इन इंडिया। तो ये सब जो है आपका, एक बार इसको पढ़ लेना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो कंसिडरेशन, और आपको व्हेन कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट इज लॉफुल, यहाँ पे हम लोग को लॉफुल कंसिडरेशन पढ़ना है। ठीक है, 2D में दिया हुआ है, साथ ही साथ 23 से लेके 25 तक आपको कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन के बारे में दिया गया है। अब देखो, कंसिडरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट मस्ट बी लॉफुल। कंसिडरेशन होना चाहिए, वो मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 23 में क्या कहता है, फॉरबिडन बाई लॉ। ऐसा कोई भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए जो कि लॉ के द्वारा क्या हो, फॉरबिडन हो, जैसे स्मगलिंग, ब्राइबरी। साथ ही साथ अगर अल्कोहल जो है वो बिहार में बंद है तो वो भी अल्कोहल भी कंसिडरेशन नहीं हो सकता है। फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। इफ द ऑब्जेक्ट इज टू डिफ्रॉड इन अदर पर्सन पार्टीज कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व हो ऑब्जेक्ट में तो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, नहीं कर सकती है। इमोरल भी नहीं होना चाहिए आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन। ओके, डिफीट द लॉ, ऐसा कोई कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि लॉ को डिफीट करे। इंजुरी से हार्मफुल हो, ऐसा भी ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होना चाहिए आपका कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए एसेंशियल आपका 5 हम लोग पढ़ते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो द पर्पस, लॉफुल ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लीगल, सर्टेन एग्रीमेंट आर कैटेगरीली वॉइड। तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, द पर्पस और मोटिव फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर इनटू। जिस पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप जो है, जिस मोटिव के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, वो जो होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, मस्ट बी लीगल। ठीक है, सेक्शन 23 डील करता है। साथ ही साथ डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज व्हाट फ्लोज बिटवीन द पार्टीज। कंसिडरेशन ये होती है जो एक दूसरे के बीच में फ्लो होती है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो कंसिडरेशन से अलग होता है। जैसे ऑब्जेक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट पर्पस। कॉन्ट्रैक्ट पर्पस मतलब कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल हमारा घर पेंट कराना है, तो ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो पेंटिंग ऑफ वॉल हो जाएगा। कंसिडरेशन वो होगा जो फ्लोज करेगा एक दूसरे के बीच, जो मनी देगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, ए आर बी टू कमिट मर्डर वॉइड।
ए कॉन्ट्रैक्ट टू ओपन अ गैम्बलिंग देन void. इफ ऑब्जेक्ट इज पार्टली लॉफुल इज सेपरेबल वैलिड पार्ट इनफोर्सिबल. हाँ, ये भी समझ लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट कुछ जो है पार्टली आपका लॉफुल है और पार्टली अनलॉफुल है, तो अगर सेपरेट किया जा सकता है लॉफुल और अनलॉफुल को, सेपरेबल है, तो जो भी लॉफुल होगा वो इनफोर्सिबल हो जाएगा. ओके. अब देखिए नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट है, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है सॉरी, जिसको वॉइड डिक्लेयर किया गया है, तो उसको लेकर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा. आप देख लो क्या क्या है. तो सबसे पहले एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज किया जा रहा है तो वो भी वॉइड है. सेक्शन 26. 27 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वॉइड विथ एक्सेप्शन. तो अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है जिससे ट्रेड के लिए रिस्ट्रेन किया जाए तो वो जो होगा वो वॉइड होगा, लेकिन इसके साथ एक्सेप्शन भी है, हम आगे जब डील करेंगे तो समझेंगे. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. अगर आप कोई भी एग्रीमेंट ऐसा करते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को ये रिस्ट्रेंट लगा देते हैं कि आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, तो ये भी वॉइड होगा. एग्रीमेंट विद सर्टेन अनसर्टेन मीनिंग. कोई अनसर्टेन इवेंट को लेकर आप अगर एग्रीमेंट करते हैं तो भी वॉइड होगा. वेजरिंग एग्रीमेंट जो होगा वो भी वॉइड होगा. तो इसको हम आगे चल के और सेक्शन 26 से 27, 28, 29, 30 ये सब आगे और डेप्थ में हम पढ़ने वाले हैं. तो मैं आपको बता दूं कि मैं सोच रहा हूं कि ये 25th जो है, 26, 22 हो गया आपका, 21 से 22 मिस्टेक हो गया, 23 से लेकर 25 तक आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन को डील किया है, जो कि आप अच्छे से समझ चुके हैं. मैं सोच रहा हूँ 26 से आगे मैं कंटिन्यू करूँ, नेक्स्ट लेक्चर लाऊं. 7 एसेंशियल एलिमेंट. 7 जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज और एसेंशियल टू क्रिएट लीगल रिलेशन. तो देखो आपको क्या है ना, आईसीए डज नॉट रिक्वायर कॉन्ट्रैक्ट टू बी राइटिंग. ओरल कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड अनलेस अ स्पेसिफिक लॉ रिक्वायर राइटिंग और रजिस्ट्रेशन. देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना वो किसी तरह का आपको राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको वो नहीं करता, मैंडेट नहीं करता, लेकिन ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है. लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक लॉ है जो ये मांगता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग या रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. वेयर लॉ मैंडेट फॉर्मेलिटीज जैसे टीपीए हो गया, में सेल्डीड होना चाहिए, स्टैम्प एक्ट हो गया या रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, तो आपको उसके थ्रू फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा. देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन सेक्शन 10 बट इम्प्लाइडली क्या है कि आपका लीगल रिलेशन जो है क्रिएट करने का होना चाहिए. इसके एक बहुत लैंडमार्क केस है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर. हस्बैंड वाइफ का केस है. पत्नी को पति छोड़ देता है और बाद में वो पैसा देना बंद कर देता है, तो इसको लेकर ये केस है, आप पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग केस है. कॉमर्शियल एग्रीमेंट, रिबर्टल प्रिजम्पशन दे इंटेंड लीगल रिलेशन. सोशल एग्रीमेंट, रिबर्टल प्रिजम्पशन दे डू नॉट. ओके, तो ये आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट और एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, ये सारा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा. आगे हम लोग बढ़ते हैं. अब ये चार्ट है, चार्ट से आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है. चार्ट इसलिए हम लोगों ने बनाया ताकि आप जितना क्लास में अपने लेक्चर अटेंड किया, जितना समझा, उसको इजीली आप समझ पाओ. तो कोर्सन जो है सेक्शन 15 में है, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 में है, फ्रॉड 17 में है, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 में है, बायलेटरल 20 में और यूनिलेटरल 22 में है. आप इसका देख सकते हैं कौन हु कॉज इट, किसको कॉज होता है. साथ ही साथ आप देख सकते हैं इंटेंट टू हार्म होता है कि नहीं, आपको इंटेंशन होता है कि नहीं, तो आप देख लो. बायलेटरल में और मिसरिप्रेजेंटेशन में जो होता है वो म्यूचुअल एरर होता है, और यहाँ पे इंटेंट नहीं होता है हार्म करने का, बाकी सब में होता है. साथ ही साथ आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, तो वॉइडेबल 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 होगा, बायलेटरल मिस्टेक में वॉइड हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद रेमेडी क्या है, तो रेमेडी एक तो आपका ये आपका लास्ट वाले कॉलम में बताया गया. तो ये चार्ट से आप पूरे कॉन्सेप्ट को इजीली समराइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं, आपके माइंड में बैठ जाएगा. आगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 10 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में होता है, सेल डीड, सेल एग्रीमेंट में होता है कि सेल एग्रीमेंट में सारे ऑफर एक्सेप्टेंस ये सारा चीज होता है, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में, सर्विस एग्रीमेंट में, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, ई कॉमर्स डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट में, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, ये सारे में सेक्शन 10 की एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेशंस होती है. तो हमको लगता नहीं है कि आपको इसको डिटेल में समझाने की जरूरत है. मुझे लगता है कि आप बहुत इजीली कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे. तो ये हमारा क्लास 3rd का समरी है. आज का हमारा क्लास जो है वो यहीं खत्म हो जाता है. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को हम लोगों ने पढ़ लिया, फ्री कंसेंट को पढ़ लिया, कंपिटेंट ऑफ पार्टीज पढ़ लिया, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट पढ़ लिया हम लोगों ने, नॉट एक्सप्रेसली वॉइड पढ़ लिया, लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया. ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है. अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर इसके बाद भी अगर आपको इस क्लास 3rd को लेकर अगर या 3rd लेक्चर को लेकर कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज है, तो एक तो सबसे पहले आप विधि गया था कि इंस्टाग्राम पे आप कमेंट या मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप
चैनल के थ्रू आ सकते हैं आप, या फिर इसी वीडियो के कमेंट में आप जो है वो कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगा। तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही इजीली समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो विधिज्ञाता को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आगे हम और भी मेजर लॉ के सब्जेक्ट्स के कंटिन्यूअस क्लास लेने वाले हैं, लेक्चर लेने वाले हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो नेट, जुडिशरी या एडीपीओ या लॉ स्टूडेंट्स हैं, एलएलबी बीएलएलबी कर रहे हैं, उनको अगर इजीली कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर के